तो इसे हम मेडिकेशन के तौर पे रिकमेंड नहीं करते, जिसे हम एक न्यूट्रासिटिकल के तौर पे रिकमेंड करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी न्यूट्रासिटिकल के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डायरेक्टली चलेंगे हमारे प्रोडक्ट के ऊपर। तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो दो अलग अलग तरीकों के कैटेगरीज में कैटेगराइज्ड किए गए हैं, दो अलग अलग तरीके से उसे रखा गया है साइंस के अंदर। तो सबसे पहला जो उसका भाग है, जो सेक्टर है, उसे हम कहते हैं मैक्रो एलिमेंट्स। मैक्रो माने बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारे बॉडी में लगने वाले न्यूट्रिएंट्स को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हम कहते हैं। और दूसरा जो हिस्सा है उसे माइक्रो एलिमेंट्स कहते हैं, जो हमारे बॉडी में बहुत कम अमाउंट में लगती हैं। ठीक है, दोनों के भी ऊपर हम थोड़े से एग्जांपल्स देखेंगे और थोड़ा सा डिस्कशन भी करेंगे। तो मैक्रो एलिमेंट्स और माइक्रो एलिमेंट्स हमारे जीवन का या फिर हमारी सेहत का अविभाज्य घटक है, जो हमें बहुत नेसेसरी है। हमारी बॉडी जिसके ऊपर चलती है, हमारी इम्यूनिटी जिसके ऊपर डिपेंड करती है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा है, वो सिर्फ न्यूट्रिएंट्स हैं। और इसी वजह से सबसे पुराने अगर हम बात करें तो आयुर्वेदा ही था, जिसके बाद धीरे धीरे एलोपैथी इंडस्ट्री आ गई। और पैंडेमिक के वजह से सभी लोगों को पता चला कि एलोपैथिक मेडिकेशन है, फिर एलोपैथिक इंडस्ट्री ये उतनी हमारे लिए बेनिफिशियल इंडस्ट्री नहीं है। मैं खुद प्रोफेसर हूं और मेरे एक्सपर्टाइज जो सब्जेक्ट हैं उसके अंदर का एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल बायोटेक। तो उस सब्जेक्ट में मैं बीएससी एमएससी के बच्चों को वही सिखाता हूँ कि एक नया ड्रग हम किस तरीके से बनाते हैं। अगर आप एक टैबलेट लेते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो, या फिर किसी भी तरीके की डिसीज के लिए अगर आप लेते हैं, तो हमारे बॉडी के, हमारे सेल के अंदर वो जाते कैसे हैं, किस तरीके से वो फाइट करते हैं, हमारे इम्यूनिटी को किस तरीके से वो इफेक्ट करते हैं, वो सभी चीजें हम डिस्कस करते हैं उस सब्जेक्ट्स के अंदर। और यकीन मानो, जो एलोपैथिक मेडिकेशन हम यूटिलाइज करते हैं वो 30 to 35% हमारे बॉडी के अंदर एज इट इज मेंटेन्ड रहते हैं, एज इट इज प्रेजेंट रहते हैं। वो हमारे बॉडी के बाहर बहुत स्लोली निकलते हैं, जिसके लिए बहुत अच्छी खासी मेहनत हमें करनी पड़ती है, और आज के जिंदगी में हम वो कर नहीं पाते। ठीक है, तो एलोपैथिक के साइड इफेक्ट क्यों हैं? क्योंकि वो हमारे बॉडी के अंदर एज इट इज रिसाइड रहते हैं, एज इट इज प्रेजेंट रहते हैं, वो बॉडी के बाहर नहीं जा पाते, जिसे निकालने के लिए बहुत बहुत अलग अलग तरीके के थिंग्स हमें करने पड़ते हैं। मगर हम वाइस वर्सा बात करें आयुर्वेदिक या फिर हर्बल या फिर न्यूट्रास्यूटिकल्स की, तो इसके अंदर सिर्फ ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूटिलाइज किए जाते हैं जो हम परंपराओं से खाते आए हैं। हल्दी हो, अदरक हो, इलायची हो, लौंग हो, तुलसी के पत्ते हो, तो ये सब चीजें आयुर्वेदिक के अंदर आती हैं। ये सब चीजें इस तरीके से आती हैं कि जो डेली लाइफ में तो हम काम करते हैं, मगर उसके जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। ठीक है, तो जैसे ही एलोपैथिक इंडस्ट्री उभर के आई, उसके बाद पैंडेमिक के ड्यूरेशन में फिर से होम्योपैथी या फिर आयुर्वेदिक के तरफ लोगों का झुकाव ज्यादा रहा, और हम कुछ हद तक कोविड से दूर रहे। जो वायरस है, सार्क फैमिली का वायरस है, उस वायरस से हम काफी हद तक दूर रहे। ठीक है, और दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद में कितनी ज्यादा पावर है। अगर हम बात करें रामायण महाभारत, उस जमाने की अगर हम बात करें, तो उस जमाने में युद्ध होता था, और 2 दिन 1 दिन के बाद फिर से लोग युद्ध में सहभाग होते थे, सहभाग लेते थे। इसका मतलब उनको दुरुस्त करने में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल किसका था? तो वो पेड़ पौधों का था। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी ने जड़ी बूटी लेके आई और लक्ष्मण जी के प्राण बचाए थे। इतनी पावर हमारी आयुर्वेदा में है, और ना कि भारत, पूरे वर्ल्ड में डंके की चोट पे आयुर्वेदा का यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। और अपने प्रोडक्ट के अंदर भी हमने यही चीजें यूटिलाइज की हैं आयुर्वेदिक। और जैसे हम आगे बात करें, जैसे जैसे साइंस की भी तरक्की हो गई, उसी तरीके से साइंस हर जगह पे बदलता गया। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट के अंदर पारंपरिक चीजों का यूटिलाइजेशन किया है, और साथ ही साइंटिफिक जो साइंस ने मॉडिफिकेशंस किए हैं, उस मॉडिफिकेशन का भी इसके अंदर हमने यूटिलाइज किया, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन बना के प्रोडक्ट बना है। ठीक है, और इसी वजह से हमें बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तभी हम जाते हैं अपने प्रोडक्ट की रिगार्डिंग।
कुलदीप सर ने हैंड रेस किया है, तो मैं चाहता हूं कि जब भी हमारा ये सेशन खत्म हो उसके बाद हम पर्सनली बात करेंगे सर, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं हमारे प्रोडक्ट की रिगार्डिंग। तो मैं अभी मेरी स्क्रीन शेयर करता हूं। एक बार स्क्रीन शेयर होने के बाद मुझे सिर्फ बताइए स्क्रीन हमारी शेयर हुई या नहीं हुई है। स्क्रीन दिख रही है सर? कमलेश सर हैंड रेस करके आप बता सकते हैं मुझे। यस सर, थैंक यू सो मच, बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं सर, थैंक यू। तो अभी हम बात करते हैं हमारे प्रोडक्ट की रिगार्डिंग। सो ये जो बीच का सेंटर आपको दिख रहा है दैट इज आवर प्रोडक्ट। इस तरीके का प्रोडक्ट हमें दिखता है। तो सबसे पहले हमारे प्रोडक्ट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एंटीऑक्सीडेंट। आप आई थिंक यहाँ देख पा रहे हो, दिस इज एंटीऑक्सीडेंट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी हम बात करते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हम एंटीऑक्सीडेंट किस तरीके का काम करता है। तो हमारे बॉडी में ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस होती रहती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, लोहे का कोई टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा अगर एयर के अंदर अगर हम रखें जहाँ पे हवा आती जाती हो, जहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी नमी हो, दैट इज वाटर कंटेंट अगर थोड़ा सा हो, तो वो रस्ट होता है। जैसे हम मराठीमध्ये गंजून गेला असं म्हणतो आपण, दैट इज रस्टिंग। तो वो सॉरी, तो वो रस्टिंग होता है। अगर लोहे जैसा इतना सख्त मेटल, धातु, अगर इन दोनों चीजों से इतना खराब होता हो, तो हमारे बॉडी के अंदर तो ऑक्सीडेशन से कितनी ज्यादा तकलीफें हो सकती है आप इमेजिन कर सकते हो। क्यों होती है हमारे बॉडी में ऑक्सीडेशन? क्यों? तो हमारे बॉडी के अंदर 75% तो वाटर है, पानी है। और हर बार हम सांस लेते हैं, दैट इज ऑक्सीजन, तो हम हमेशा ही लेते हैं। और ऑक्सीजन जिस भी जगह पे, ऑक्सीजन जिस भी जगह पे जाता है उसकी रिएक्शन करता है, दैट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अगर आता है तो उसे ऑक्सीडेशन हम कहते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे बॉडी में ऑक्सीडेशन किस तरीके से होता है। तो ये अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसे हम ईटीसी के नाम से जानते हैं, दैट इज ईटीसी। एक ऐसी रिएक्शन जो हमारे बॉडी में हमेशा होती रहती है। और इस एक रिएक्शन की वजह से हमारे बॉडी में एटीपी, माने साइंस के लैंग्वेज में एटीपी, दैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम हमारे लेमन लैंग्वेज में एनर्जी कहते हैं। मान के चलें कि आप बहुत थक चुके हो, आप सोते हो, और जब दूसरे दिन सुबह उठते हो तो बहुत एनर्जेटिक फील होता है आपको। तो रात भर में ऐसा हमारे बॉडी में क्या हुआ? हमने तो ज्यादा कुछ खाया नहीं, हमने ज्यादा एक्सरसाइज नहीं की, हमने मेडिटेशन भी नहीं किया, हमने ध्यान भी नहीं किया। तो इतना सब होने के बाद भी हमारी बॉडी में ऐसा क्या हुआ कि हमारी बॉडी दूसरे दिन बहुत एनर्जेटिक फील करती है? तो उस एनर्जी को तैयार करने का काम हमारे बॉडी के अंदर एक ऑर्गेनल होता है जिसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। आने वाले कुछ दिनों में हम ये सभी चीजें आपको एनिमेटिक तौर पे या फिर अलग अलग डायग्राम्स के ऊपर हम शो करेंगे। एक इंटरप्ट करता हूं मैं सभी को। आज के हमारे जूम में ऐसे कुछ हमारे कलीग्स या फिर ऐसे कुछ हस्तियां प्रेजेंट हैं जो आने वाले दिनों में ये प्रोडक्ट रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से देंगी। तो हम बात करते हैं इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में। आप यहाँ पे जस्ट मोमेंट, ओके, यहाँ पे ये कलर सही रहेगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है, इधर से इधर से इधर से, इस तरीके से वो पास हो रहा है। इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, ठीक है। हमारे बॉडी में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उसका फ्लो होता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन आगे जाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का एक ही रोल है जो यहाँ पे वो प्ले करता है, ठीक है। इस तरीके से आई होप आपको दिख रहा हो ठीक से। तो इस जगह पे ऑक्सीजन का रोल क्या है कि वो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, क्योंकि हमारे बॉडी में ऐसा दूसरा कोई मॉलिक्यूल नहीं है जो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाए, ठीक है। तो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए हमें बाहर से ऑक्सीजन लेना पड़ता है। तो ऑक्सीजन जैसे ही हम अंदर लेते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है और उसे कन्वर्ट करता है पानी के अंदर। सो दिस इज वाटर, ठीक है।
तो हुआ क्या, हमारे बॉडी में हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन जैसे ही आया, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव साइन होता है, माइनस चार्ज होता है, तो ऑक्सीजन भी माइनस चार्ज में जाता है और सबसे अल्टीमेटली वो बनता है पानी। तो 50% पानी का कन्वर्जन होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से, जो हमारे, इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर पानी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो दूसरा जो 50% रोल है ऑक्सीजन का, वो किस तरीके से होता है वो हम देखते हैं अभी। उसका रोल है यहाँ पे, आई होप यहाँ पे आप देख पा रहे हो, कट करो जस्ट ओके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, सो ये ऑक्सीजन आता है इलेक्ट्रॉन के साथ माइग्रेट होता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का एक चार्ज आता है दैट इज O2 माइनस, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो दूसरा एक मॉलिक्यूल बनता है दैट इज H2O2, फिर एक ऑक्सीजन आ गया तो यहाँ पे और एक बनता है दैट इज OH माइनस, और सबसे लास्ट में यहाँ पे बनता है पानी, जो हमने इसके पहले रिएक्शन में हमने देखा था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन को लेते लेते कुछ अलग तरीके के मॉलिक्यूल्स को वो फॉर्मुलेट करता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज। आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज ROS, दैट इज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज। कितने अमाउंट में बनता है, दैट इज 2%, ऑलमोस्ट 2%, 2% के हद तक वो बनता रहता है। इसे दूसरी लैंग्वेज में हम कहेंगे ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी। तो इसे हम कहते हैं सुपर ऑक्साइड, इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसे हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल रेडिकल। तो ये अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशन से फ्री रेडिकल्स माने रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज हमेशा ही हमारे बॉडी में बनते रहती है। तो ये एक्चुअली काम क्या करती है, तो ये एक्चुअली हमारे बॉडी में काम क्या करती है। तो इसके पहले की अगर हम स्लाइड देखें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, जो अभी हमने बात की यहाँ पे, तो ये क्या क्या काम करती है। तो ये काम करती हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट डीएनए को डैमेज करने का, डीएनए को डैमेज करने का काम करती हैं। उसके बाद हमारे बॉडी में अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को बढ़ाने का काम करती हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो ये है हमारे बॉडी का एक सेल, जिसे हेल्दी सेल कहेंगे। यहाँ पे हमने एक टमाटर दिखाया है, उसके ठीक नीचे एक सेल बताई हमने। तो अगर हमारे बॉडी की सेल ऐसी है, इसका मतलब वो इस तरीके से है। तो आगे चल के वो फ्री रेडिकल्स अगर हमारे बॉडी में आते हैं, जस्ट मोमेंट संगत है ना, मीटिंग में जाएंगे। सो जैसे ही ये ऑक्सीडेशन होता है तो ये इस तरीके से बनता है, इस तरीके से बनता है। माने हमारी सेल जो पहले ऐसी थी अभी इस तरीके से बनी है। अगर यहाँ पे भी हमने हमारी सेल को रोका नहीं, या फिर ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस को हमने नहीं रोका, तो हमारी सेल इस तरीके से बनती है, ऐसे ऐसे बनती है। तो जो पहले ऐसी थी अभी ऐसे बन जाएगी। तो इसे समझ में कैसा आना चाहिए, तो इसे समझने के दो एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले, कम एज में बालों का सफेद होना, कम एज में हमारी स्किन खराब हो जाना, झुर्रियां आना, ब्लैकनेस होना, एक्ने दिखना, तो ये सब चीजों को एक प्राइमरी सिम्टम हम कह सकते हैं हमारे बॉडी में ऑक्सीडेशन प्रोसेस बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो रही है, या फिर रिएक्शंस बहुत ज्यादा हो रही है। तो इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो किस तरीके से हैं। सबसे पहले कैंसर, कैंसर को डेवलप करने में भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस का बहुत अहम रोल है। हमें इतना ही पता है कि कैंसर हुआ है, हम तो नॉर्मली कहते हैं कि वो कुछ खाता भी नहीं था, फिर भी कैंसर कैसे हुआ। तो अगली, इसके पहले की स्लाइड की अगर हम बात करें तो वहां पे हम देखेंगे तो ऑक्सीडेशन में ये सब चीजें होती है। आई होप आप देख पा रहे हो, तो मैं थोड़ा सा फास्टली से पढ़ता हूँ। विजन लॉस, आंखों की रोशनी कम होना, हार्ट डिसीजेस, आर्थराइटिकल प्रॉब्लम्स हो, स्ट्रोक माने हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी, इम्यूनिटी, पार्किंसन, अल्जाइमर्स, हेयर लॉस, तो ये सब तरीकों से हमारी बॉडी को वो डैमेज करने का प्रयास करते रहती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक्चुअली एंटीऑक्सीडेंट क्या करती हैं, जो हमारे बॉडी में यहाँ पे हमने बताया था सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है हमारे बॉडी, दैट इज अ पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट। तो ये किस तरीके से काम करता है, तो यहाँ पे इस डायग्राम को अगर आप देखो तो ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करती हैं, ये जो फ्री रेडिकल्स प्रेजेंट है यहाँ पे इस तरीके से, तो इन फ्री रेडिकल्स को वो कैप्चर करेंगी और खुद एनगल्फ कर देंगी, उन्हें खा लेगी, दैट इज एंटीऑक्सीडेंट। तो हमारे बॉडी में जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के वजह से जो 2% हमारी बॉडी खराब होते जा रही थी, उसे भी बचाने का काम एंटीऑक्सीडेंट्स करते हैं।
तो इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट का हमारे रोज की जिंदगी में खाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हरी सब्जियों में सबसे ज्यादा स्पिनच के अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाया गया है। फ्रूट्स के अंदर सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट एप्पल्स के अंदर पाया गया है। तो और इसी वजह से पहले के जमाने में कहा करते थे कि अगर डेली आप एप्पल खाओ तो आपके बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स का जो डैमेज करने का जो चांस है वो बहुत कम हो जाएगा। मगर आज के डेट में अगर हम देखें खाने पीने की चीज़ों के अंदर पेस्टिसाइड्स का यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ है। एप्पल को सफरचंद के ऊपर अगर आप नाखून से या फिर ब्लेड से या फिर सीजर से थोड़ा सा घुमाओगे तो आपको एक वाइट कलर का स्टिकी सब्सटेंस निकलेगा, वाइट कलर का निकलेगा, जिसे हम कहते हैं वैक्स। तो उसे कोटिंग वैक्स की गई है। आप उसे कितना भी धो, कितना भी बार निकालते रहो, वो निकलता ही रहेगा। तो क्या उसके अंदर न्यूट्रिशनल क्वालिटी पहले के मुकाबले तो हम कंपेयर कर ही नहीं पाएंगे, ज्यादा है क्या? ऑब्वियसली नहीं है उसके अंदर। स्पिनच, पालक को अगर आप 11.5 दैट इज 11.5 पीएच के अंदर अगर आप उसे रखोगे तो आपको पता चलेगा 11.5 पीएच एक ऐसा पीएच है जिसके अंदर ऑयल इमल्शन कैपेसिटी होती है। माने जब हम खेती के अंदर पेड़ पौधों के ऊपर पेस्टिसाइड्स को फवारते हैं, डालते हैं, बारिश अगर आ जाए तो पेस्टिसाइड्स निकल नहीं जाते वहां से। बारिश होने के बाद भी वो उसी तरीके से वहां पे प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब सीधे पानी से धोने के वजह से ये निकल नहीं सकते। तो उसके अंदर अगर आप 11.5 पीएच का अगर पानी रखोगे, दैट इज जो ये ऑयल बेस्ड जो पेस्टिसाइड्स होते हैं ना, तो उसे वो तोड़ के बाहर निकालने का काम करता है। तो 11.5 पीएच के पानी में अगर आप हरे सब्जियों को धोओगे तो आप हैरान हो जाओगे कि 5 मिनट से भी कम समय में पूरा पानी आपका हरा हो जाएगा। आप 4 बार धोगे तो 4 बार पानी हरा होता जाएगा। इसका मतलब उसके अंदर भी पेस्टिसाइड्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। और इसी एक वजह से आज के दौर में न्यूट्रिसिटिकल या फिर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा अमाउंट में हो गई है। तो पहले आपको हर चीज के लिए अलग गोली लेने की जरूरत गिरती थी, मगर आज की डेट में जो प्रोडक्ट आपके सामने है, इस प्रोडक्ट के अंदर सभी चीजें एक साथ प्रेजेंट है, जो आपको अलग अलग तरीकों से लेने की जरूरत नहीं है। एक सेकंड के लिए मैं आपको रोकता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। बाहर अलग कर जाते नहीं, हे जर तर